बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखें, हम पढ़ रहे थे फोर्सेस मॉडल। उसमें हमने थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स देखा, बैरियर्स, एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म चेक किए हमने। उसके बाद देखो राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। राइवलरी क्या है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज हैं उनमें कितना कंपटीशन है। जितना इंटेंस कंपटीशन होगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना आपके लिए मुश्किल होगी। जितना कम कंपटीशन होगा उतनी आपके लिए आसानी है। देखो, इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मेजर डिटर्मिनर ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज द लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग इंडस्ट्री फर्म्स। सम इंडस्ट्री आर फील्ड इज कंपेटिटिव टू द पॉइंट वेयर प्राइस आर पुश्ड बिलो द लेवल ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्री वाइड लॉसेस अकर्स। कि जब ज़्यादा कंपटीशन हो तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ती है। कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे मैं आप सिंपल से एग्जांपल दूंगा, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, देयर इज़ टू मच पोटेंशियल, नो डाउट। थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इजी स्टार्टअप है, पैसा थोड़ा है, आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बात वही है, जो नॉन ट्रेडिशनल बैरियर है, आपकी मैनेजमेंट टीम की स्ट्रेंथ हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। देखो इन अंडर इंडस्ट्री नेक्स्ट देखो उसमें क्या आ रहा है, factors that determine the intensity of rivalry. Number and balance of competitors. The more competitive they are, the more likely it that one or more will try to gain customers by cutting its price. जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा ही प्राइसेस में डिफरेंस आए। देखो मोनोपोली है, कोई एक फर्म है, उसके मुकाबले कोई नहीं, वो अपनी मर्ज़ी करेगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नहीं जाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग करेंगे। देखो ब्रांड्स आपके सामने हैं, शूटिंग के हैं, जे डॉट है, मारिया भी है। अब कई ब्रांड्स अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई है। वो किस पे, वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, उनकी प्रोडक्ट यूनिक है, उन्होंने ब्रांड इमेज बनाया, लोग पे करते हैं उसको। फिर डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, कि आपकी प्रोडक्ट और कंपेटिटर के प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस। डिग्री टू विच प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर अफेक्ट इंडस्ट्री राइवलरी। जितनी सेम प्रोडक्ट होगी उतनी प्रॉब्लम है, जितनी प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होगी उतनी आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर ग्रोथ रेट, अगर द कंपटीशन अमंग द फर्म इज़ इन अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री इज़ स्ट्रॉन्गर देन अमंग दोज इन फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री, कि जितना आपका क्या कहते हैं कि स्लो ग्रोथ में क्या स्ट्रॉन्गर है और फास्ट ग्रोथ में आपका थोड़ा कम हो जाता है। फिर लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, देखो हमेशा कॉस्ट अकाउंट में देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज़्यादा आपकी होती है उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, जितनी कम होगी उतना बेनिफिट है। फर्म्स दैट हैव हाई फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट सेल अ हायर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट्स देन फर्म्स विद द लो फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट के लेवल को भी रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जिनके थ्रू हम राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सप्लायर्स। देखो फॉर एग्जांपल मेरी एक आईटी इंडस्ट्री है, मुझे उसके लिए लैपटॉप्स चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कंप्यूटर्स चाहिए, माउस चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जेलम में एक ही बंदा है जो ये सप्लाई कर रहा है। अब वो सप्लायर एक है, अब वो जो रेट मुझे लगाएगा मुझे उसी रेट पे लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, उसकी मेरे पास बारगेनिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। सप्लायर के पास है, जब चाहे रेट बढ़ा दे, कम कर दे। आप इसी तरह कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग मिनरल वाटर्स की इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा लेते हो, आपको बॉटल्स चाहिए, बॉटल्स का मटेरियल चाहिए। अब बॉटल्स के सप्लायर एक ही है पाकिस्तान में, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा। लेकिन सप्लायर्स अगर ज़्यादा होंगे फिर आपके पास बारगेनिंग पावर ज़्यादा आ जाएगी, आप जिसे कम प्राइस मिलेगा उससे ले सकोगे। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी जो फर्म है उसके सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर कितनी है, आप कितना मैनेज कर सकते हो। जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे इंडस्ट्री में उतना आपके लिए बेनिफिट है, जितने कम सप्लायर्स होंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह है। देखो सप्लायर्स कैन सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू विच दे सेल बाय रेजिंग प्राइसेस और रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट दे प्रोवाइड। या प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी रिड्यूस करेंगे, दोनों सूरतों में आपको नुकसान है।
If the supplier reduces the quality of the component it supplies, the quality of the finished good will suffer and the manufacturer will eventually have to lower its prices. And if the suppliers are powerful relative to the firm in the industry to which they sell, industry profitability can suffer. दोनों सिनेरियो, चाहे क्वालिटी कम हो जाए चाहे प्राइस कम हो जाए, दोनों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करती है. इसको आप कैसे कर सकते हैं? फैक्टर्स क्या हैं जो हम देखने होते हैं. उसमें सबसे पहले क्या है? सप्लायर कंसंट्रेशन. When there are only a few suppliers that supply a critical product to a large number of suppliers, the supplier has an advantage. जितनी suppliers की concentration ज़्यादा होगी, क्या कहते हैं, थोड़े सप्लायर होंगे उतना प्रॉब्लम है, जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे तो आपको उतना बेनिफिट होगा. फिर स्विचिंग कॉस्ट, आप स्विच कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप क्या चाहते हो कि आप कोई और चीज़, मतलब अब लेट्स सपोज आप लकड़ी का काम करते हो, लकड़ी की चेयर्स बना के सेल करते हो, तो आपको लगता है लकड़ी की चीज़ें महंगी मिल रही हैं, सप्लायर महंगा है, तो आप उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दो, प्लास्टिक की चेयर्स बनाने लग जाओ, यानी स्विच कर लिया आपने सप्लायर चेंज कर दिया. तो वो भी देखने की स्विचिंग कॉस्ट कितनी है. जितनी स्विचिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा सप्लायर्स को बेनिफिट होता है. तो ये चीज़ें देखें, स्विचिंग कॉस्ट कम है तो आप फिर इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो. फिर अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स. देखो, सप्लायर पावर इज इनहांस इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस द सप्लायर ऑफर. फॉर एग्जांपल लकड़ी की प्रोडक्ट है, उसका सब्सटीट्यूट क्या है? प्लास्टिक. अब प्लास्टिक एक सब्सटीट्यूट है, अट्रैक्टिव है. आजकल देखो आपके सामने, पहले लकड़ी की चीज़ होती थी, प्लास्टिक की आना शुरू हो गई हैं. फिर आपके सामने देखो, पहले लकड़ी के ये फर्नीचर वगैरह बनता था, अब चिपबोर्ड वगैरह का बन रहा है. अब क्या हुआ है, उन्होंने ऊपर फिनिशिंग अच्छी कर दी, डिज़ाइनिंग अच्छी करके अंदर मटेरियल दूसरा कर दिया, सब्सटीट्यूट्स ज़्यादा आ गए. जितने कम सब्सटीट्यूट्स हों उतनी प्रॉब्लम है, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हों उतने आप अपने सप्लायर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो. थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. अभी अक्सर सवाल मैं ये पूछता हूँ मार्केटिंग वालों से कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है. अब देखो, मैं इसकी सिंपल आपको देता हूँ. लेट्स सपोज गोरमे है. अब गोरमे क्या कर रही है? गोरमे प्रोडक्ट, लेट्स सपोज गोरमे की डिफरेंट बेकरी आइटम्स हैं. अब गोरमे ने क्या किया, स्टार्टिंग में उसकी क्या किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी की है, यानी उन्होंने अपने प्रोडक्ट को खुद सेल की है. इसी तरह सप्लायर जब देखता है, फॉर एग्जांपल लकड़ी का बंदा काम कर रहा है, वो देखता है कि मैं उससे प्रोडक्ट परचेज करके मैं चेयर्स बना रहा हूँ, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद चेयर बनानी शुरू कर दूँ. तो जब वो खुद चेयर बनानी शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि आप जो चीज़ सप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टोबैको कंपनी को कोई बंदा टोबैको सप्लाई कर रहा है, कोई पैकेजिंग मटेरियल दे रहा है, तो वो कंपनी खुद से वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे. तो इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का भी थ्रेट होता है कि सप्लायर खुद से ही आपका कंपेटिटर बन सकता है. क्लियर? अब देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी बायर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी. देखो, बायर्स कैन सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम विच दे परचेज बाय डिमांडिंग प्राइसेस, कंसेशन और इंक्रीज इन क्वालिटी. अब देखो, आप अक्सर शॉप्स पे जाते हो, सेल्स में होता है कि उन्होंने फिक्स प्राइस लगाई होती है. लोग फिक्स प्राइस वाली भी चीज़ें लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्वालिटी की वजह से लेते हैं, या उनको प्राइसरिज्म लगती है. कुछ जगह पे आप लोग बार्गेनिंग की गुंजाइश होती है, आप कहते हैं इतने पैसे ले लो, तो वो क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो रही है. देखो, फॉर एग्जांपल द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय हैंडफुल ऑफ लार्ज कंपनीज दैट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सप्लायर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री. दिस अलाउज द ऑटोमेटिक टू सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम विच दे बाय बाय डिमांडिंग प्राइस रिडक्शन. अब देखो, गाड़ी एक तैयार हो रही है ना पाकिस्तान में, इंजन कहीं से ले रहे हैं, बॉडी पार्ट्स खुद ही असम्बल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बाकी मिरर किसी से ले रहे हैं. जैसे राडो घड़ी है, वो शीशा कहीं से लेती है, मशीनरी कहीं से होती है. जैसे आपके कंप्यूटर्स में प्रोसेसर इंटेल का डला हुआ है, कई चीज़ें रैम किसी और कंपनी की होगी. तो वो क्या बेसिकली एक इंडस्ट्री जो है ना, बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी क्या है, अब वो बायर है बेसिकली, वो छोटी इंडस्ट्रीज़ के प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है.
तो इसी तरह हम अगर छोटी कंपनीज बना रहे हैं, हमने चीज़ सेल करनी है, तो बायर्स भी हमारे प्राइसेस पे कर सकते हैं, या तो कहें कि क्वालिटी इंक्रीज़ करो या प्राइस कम करो। तो जितना कम कंपटीशन हो उतना बायर के लिए प्रॉब्लम है, वो कर लेते हैं। अब इसमें वही बात है, बायर ग्रुप कंसंट्रेशन, इफ़ देयर आर ओनली फ्यू बायर्स, large buyers, and they buy from a large number of suppliers, they can pressure the supply to lower cost and thus affect the profitability of the industry. For example, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं क्या कहते हैं कि मैं एक टायरों की कंपनी है, मैं जी गाड़ियों वालों को, बाइक्स वाली कंपनीज को टायर देता हूँ, मैं उनको डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वो कंपनी जब चाहे मेरे प्राइस को चेंज कर सकते हो, कि हमें इतने रेट पे नहीं चाहिए, रेट कम करो या क्वालिटी इंप्रूव करो, वो जब चाहे मेरी कंपनी की पॉलिसी को या प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यानी अगर वो एक कंपनी नहीं ले रही, मैं दूसरी कंपनी के पास चला जाता हूँ, मैं तीसरी के पास चला जाता हूँ, मैं चौथी के पास चला जाता हूँ, तब मेरी कंपनी पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। फिर बायर कॉस्ट, द ग्रेटर द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम इज़ टू द बायर, द मोर सेंसिटिव द बायर विल बी टू द प्राइस इट पेज। मैं हमेशा से कहता हूँ ज़रूरत, नीड को टारगेट करो। जितना आप बायर की नीड को टारगेट करोगे, आप पैसे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। अगर आप उसकी डिज़ायर को टारगेट करोगे तो प्रॉब्लम है, वो आप पैसे निकलवाना। फिर डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, देखो जितनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है उतनी आपको कह लो कि प्रॉब्लमेटिक है। देखो द डिग्री इन द सप्लायर प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम इट्स कंपेटिटर अफेक्ट्स द बायर्स बारगेनिंग पावर, कि आप में जितनी कस्टमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी देते हो, कस्टमाइज करते हो, उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जितना स्टैंडर्ड होता है फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली कोई और बंदा आपको टेक ओवर कर सकता है। फिर इसी तरह इसमें थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लकड़ी की चेयर बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जो खरीदता हूँ लकड़ी वाले से चीज़ें खरीद रहा हूँ, अब मैं एज अ बायर खरीद रहा हूँ उससे, अब मुझे वो तंग कर रहा है, तो मैं क्यों ना लकड़ी का भी अपने काम कर लूँ। जैसे सेवर फूड की मैं एग्जांपल देता हूँ। सेवर फूड वालों सेवर फूड वालों ने स्टार्ट किया था अपना काम, एक छोटे से रेडी से कह लो शॉप की स्टार्टिंग की। अब देखो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी खुद कर रहे हैं, बैकवर्ड भी कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी पहले चावल किसी से लेते थे, उन्होंने अपनी चावलों की मशीनें लगा ली, मिल्स लगा ली, वहीं पे उनके अपने चावल प्रोड्यूस होते हैं। वो चावल उठा के वो अपनी आउटलेट पे लाते हैं, बनाते हैं, और उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं। यानी रॉ मटेरियल भी उनका अपना है और आगे एंड यूज़र भी उनके अपने हैं। यानी कंपनी एक सेवर है, सेवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या कर रही है, अपना रॉ मटेरियल खुद बना रही है, किसी से नहीं ले रही। तो ये भी थ्रेट होता है कि आपका जो बंदे, जिस बंदे को आप प्रोडक्ट दे रहे हो सकता है वो उसी प्रोडक्ट पे भी काम करना शुरू कर दे। दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखो मिडल मैन आप हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट एंड यूज़र को सेल करनी है, आप किसी के थ्रू कर रहे हो सकता है कल को वो बंदा ही अपनी प्रोडक्ट बनाने लग जाए। फिर इसी तरह आप जहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हो, वो रॉ मटेरियल वाला बंदा क्या है, आपकी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। तो दोनों थ्रेट्स होते हैं। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। क्लियर। फिर देखो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ 5, देखो द 5 फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। देखो हमें पता लग सकता है, हमें पता लग जाएगा 5 फोर्सेस मॉडल के एनालिसिस से किन्यू एंट्रेंट्स का क्या थ्रेट्स है, कैसे हम इसे कॉप अप कर सकते हैं, सप्लायर्स को हम कैसे दे सकते हैं, बायर्स को कैसे दे सकते हैं, राइवलरी अमंग फर्म्स कितनी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम असेस कर सकते हैं। Look at the firm fall shown on the next slide, and several of the threats to industry profitability are high. The firm may want to reconsider entering the industry. अगर उसको प्रॉब्लम आती है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्म है जो आपने कह लो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाना है, फिल करना है, कि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स हाई है, थ्रेट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्री भी बहुत हाई है, रेवेन्यू अमंग फर्म्स भी बहुत हाई है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर भी बहुत हाई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सारी चीज़ें हाई जा रही हैं, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसमें लेट्स सपोज एक चीज़ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स है, हाई है, लेकिन यू हैव अ स्ट्रेटजी टू कॉप अप, आप कंसिडर कर सकते हो। न्यू एंट्रेंट्स लो आ जाता है, रेवेन्यू अमंग फर्म लो आ जाती है,
तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली एनालिसिस करने होते हैं वेयर यू आर फॉलोइंग। देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि पहली एप्लीकेशन ये है कि आप एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, आप किधर फॉल करो इसका, यानी यूज़ जो है इस 5 फोर्सेस मॉडल का। सेकंड क्या है, firms can apply the 5 forces to help determine whether it should enter an industry is by using model to answer several key question। अब वो questions क्या हैं, अब देखो starting with, or is the industry a realistic place for a new venture? Yes. Are these areas are which can avoid or diminish the factor that suppress industry profitability? हम अगर उसको diminish कर सकते हैं। Is there a unique position in the industry? अगर everything is yes, then a position response to any of these questions increases the likelihood of the new venture success। अगर no है, a negative response, all three question indicate reconsidering the new venture। अगर आप स्टार्टिंग से ही आप नो पे चले गए तो reconsider new venture। तो ये तमाम वही क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे कि हम 5 फोर्सेस मॉडल की मदद से ये आंसर कर सकते हैं। यू शुड हैव टू आंसर दीज एज वेल। ठीक है, फिर इंडस्ट्री टाइप्स, अपॉर्चुनिटीज़ दे ऑफर, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। देखो जैसे मैंने ऑनलाइन की बात की है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बेनिफिट है, आप उसको अभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, उसमें आप बेनिफिट ले सकते हो, लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन। फिर फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। देखो अपॉर्चुनिटी कंसिडरेशन, मर्जर एक्विजिशन, आप क्या सकते हो, मर्जर कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कर सकते हो। देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअली काम करते हो, कुछ में आपको किसी के साथ मिल के चलना पड़ता है, उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। तो वो उनको हम फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स में होती हैं और जो मिलके एक लार्ज फॉर्म बनाती हैं। फिर मैच्योर इंडस्ट्रीज़, देखो इंडस्ट्री दैट एक्सपीरियंस स्लो और नो इंक्रीज इन डिमांड, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोसेस इनोवेशन आफ्टर से सर्विस इनोवेशन। क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री बड़ी मैच्योर हो चुकी है? जैसे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, देखो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स पे इतनी इनोवेशन आ चुकी है, अब उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। आईफोन की भी आपके सामने है कि आप शेप चेंज कर ली, उन्होंने साइज़ चेंज कर लिया, फीचर, अब वो किस चीज़ पे सर्वाइव कर रहे हैं, इनोवेशन पे कर रहे हैं, जो उनके अंदर सिस्टम है उस पर, या आफ्टर से सर्विसेज में कोई इनोवेशन ले आते हैं जिस पे वो अट्रैक्टिवनेस ला सके, क्योंकि इंडस्ट्री मेच्योर हो चुकी हैं, उनमें अब इतना पोटेंशियल रहा ही नहीं है। पर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देखो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, लीडरशिप इस्टेब्लिश है, नीश मार्केट परसुइंग है, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, ये चीज़ें स्ट्रेटजीज आप यूज़ करके डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके पास इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्रेगमेंटेड है, मैच्योर है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर ग्लोबल इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सेल्स, मल्टी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में हम स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनली बिजनेस को हम कैसे आगे कॉप अप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंपैटिटर एनालिसिस। देखो कंपैटिटर एनालिसिस इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फर्म्स कंपटीशन। इट हेल्प्स अ फर्म अंडरस्टैंड पोजीशन ऑफ इट्स मेजर कंपैटिटर्स एंड द अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल। A competitive analysis grid is a tool organizing information a firm collect about its competitor। अब देखो सिंपली कहते हैं ना, आपने अगर सीखना है ना तो अपने दुश्मन से सीखो। कंपेटिटर आप देखो किसको टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप दराज के मुकाबले पे हो, आप अमेज़ोन के मुकाबले पे आओ, या आप कोई कह रहे हो कि आप मैकडोनल्ड के मुकाबले पे बनाना चाहते हो रेस्टोरेंट, तो आपको फिर उसके एनालिसिस करने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, उसकी जो वीकनेसेस हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। क्लियर। अब देखो कंपटीशन भी कई टाइप्स के हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, फ्यूचर भी होते हैं। डायरेक्ट कंपटीशन क्या है, बिजनेस ऑफरिंग आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स। देखो आप लेट्स सपोज मिनरल वाटर दे रहे हो तो नेस्ले वाले भी दे रहे हैं, एक्वाफिना, पेप्सी वाले भी एक्वाफिना के नाम से, अब शायद नाम उन्होंने चेंज किया है, नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है, खैर। तो इसी तरह वो क्या है, डायरेक्ट कंपटीशन है। इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या है, सब्सिट्यूट्स, यानी पानी की जगह जूसेस लोग यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन आ जाता है।
फ्यूचर कंपटीशन, देखो बिजनेस डेट और नॉट येट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी बट कुड बी एट एनी टाइम, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं आपके कंपटीशन में। तो ये आपके 3 टाइप की कंपटीशन हैं जो आपका न्यू वेंचर फेस कर सकता है। अब देखो ये थोड़ी बात कह लो टेक्निकलिटीज़ वाली आ जाती है या आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस। देखो कंपनीज ना स्पेशल फर्म्स को हायर करती है, पे करती है ताकि अपने कंपटीशन की इंफॉर्मेशन ले सके। देखो टू कंप्लीट अ competitive एनालिसिस ग्रिड अ फर्म मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स कंपेटिटर, कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या, उनका बिहेवियर क्या है। फिर इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड बाय अ फर्म टू लर्न अबाउट इट्स कंपनी रेफर टू एज कंपेटिटिव इंटेलिजेंस। वो हम क्या इंफॉर्मेशन कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। देखो बड़ी कंपनीज ना बड़ा पैसा लगाती हैं ताकि अपनी कंपेटिटर्स की इंटरनल इंफॉर्मेशन ले। A new venture should take care that it collects competitive intelligence in a professional and ethical manner. अब देखो एथिकल वेज क्या हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, ट्रेड शो अटेंड करो, परचेज कंपेटिटर्स प्रोडक्ट को परचेज करो, कंपेटिटर्स की वेबसाइट को स्टडी करो, सेटअप गूगल याहू ईमेल अलर्ट, जो भी उनकी नई चीज़ आती है आपको आ जाए। रीड इंडस्ट्री रिलेटेड बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, वेबसाइट हैं। Talk to customer about what motivated them to buy your product as opposed to your competitor। ये तमाम के आपके पास एथिकल वेज हैं जो कि करने चाहिए आपको। अनएथिकल में लोग मिस यूज़ करते हैं, ब्राइब का भी यूज़ करते हैं सारे। देखो मैनी कंपनी अटेंड shows to not only display their product but to see what their competitors are up to। This is a photo of 2008 Consumer Electronic Trade Show in Las Vegas। ये क्या कंपनी ने अपना प्रोडक्ट तो बताया है लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होता है दूसरों के प्रोडक्ट को देखने का। अब ये आपका कंपेटिटिव एनालिसिस ग्रिड है। देखो अब क्या है, अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फर्म कलेक्ट अबाउट इट्स कंपेटिटर। अ कंपेटिटिव एनालिसिस ग्रिड कैन हेल्प अ फर्म सी हाउ इट स्टेक्स up against its competitors, provide ideas for markets to pursue and identify its primary sources of competitive advantage। अब देखो प्रोडक्ट नेम है एक्सप्रेसो फिटनेस, साइबेक्स है, स्टार ट्रैक है, नोटिलस है, लाइफ फिटनेस है। प्रोडक्ट फीचर एडवांटेज इवन डिसएडवांटेज, यूज़र एंगेजमेंट, ड्यूरेबिलिटी उसकी क्या है, यूज़र फीडबैक क्या है, हेल्थ बेनिफिट क्या है, प्राइस क्या है और कस्टमर सर्विस क्या है। यानी एडवांटेज क्या है यानी इस पर उसको प्रोडक्ट फीचर में बेनिफिट है इसको। इवन क्या है यानी सबका एक है ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज है। तो ये इसके थ्रू आप लोग क्या है एक कंपैटिटिव एनालिसिस ग्रिड बना सकते हो अपनी प्रोडक्ट का, अपने कंपैटिटर्स का, कि आप आइडिया ले सको। क्लियर, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्लोज है, चैप्टर 5। तो फर्दर इसको इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।